सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि समुद्री अभ्यास है। किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच हुआ। 2024 में ये इसका तीसरा संस्करण है। पूछोगे कहां पे हुआ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यह हुआ। 28 फरवरी से लेकर अभी 2 मार्च 2024 तक हुआ और इसमें भारतीय सेना के जहाज किल्टन ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अच्छा, मलेशिया के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो हरिमऊ शक्ति करते हैं और उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज ये हम किस देश के साथ में करते हैं। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूं कि 2024 में अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टैटिक हम देख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल होती है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अब चलो मैं आपको 2024 में जितनी भी एक्सरसाइज है वो रिवाइज कराऊंगा। आपको ये याद होंगी तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर याद होंगी, क्योंकि जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है इसी तरह से स्टार्टिंग से मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन नाम से। ये एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुई थी राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में हुई थी चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, ये पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। साइक्लोन एक्सरसाइज, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। ये कहाँ पे? इजिप्ट में ही। खंजर एक्सरसाइज का 11वां संस्करण हुआ अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन अभी नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। पहली बार अभी सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन अभी इंडियन एयरफोर्स ने किया। कहाँ पे? पोखरण राजस्थान में। और मिलान एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और अभी दोस्ती एक्सरसाइज का 16वां संस्करण हुआ था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहाँ पे? मालदीव में। तो देखो, अभी 2024 के केवल 2 ही महीने समाप्त हुए हैं, जनवरी और फरवरी। हम तीसरा चल रहा है हमारा मार्च, और इसमें आप देखोगे इतनी सारी एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। अब आप देख लो आगे वाले महीने में और भी कई सारी एक्सरसाइज हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको जनवरी से स्टार्ट करता हूं। मतलब यूं मान लो मैं पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल का आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। और ये केवल इसी क्वेश्चन में नहीं है, इस तरह का हर क्वेश्चन, चाहे अपॉइंटमेंट आ जाएगा, चाहे अवार्ड आ जाएगा, चाहे सबमिट्स आ जाएंगी, हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में मैं आपको रिवीजन कराता हुआ चलता हूं, ताकि पीछे के जो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न होंगे वो भी आप साथ के साथ याद रखो। यही इस सेशन की खासियत है, यही हमारे चैनल की खासियत है। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पहली बार यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। तो यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार ये हुआ है, तो ध्यान में रखना। कहां पे हुआ? स्पेन में हुआ। और फाइनल भी स्पेन और फ्रांस के बीच में हुआ। इसको स्पेन ने जीता, उपविजेता फ्रांस रहा। यूईएफए का मतलब हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, ये तो महिलाओं का संस्करण है जो पहली बार हुआ ये वाला। इसमें पुरुषों का जो मैच था जो 2023 में हुआ था, जिसे आप कहोगे यूईएफए मेंस नेशंस फुटबॉल लीग, वो नीदरलैंड में हुआ था और उसको भी स्पेन ने ही जीता था। वहां पे उन्होंने क्रोएशिया को हराया था। तो महिलाओं वाला पहली बार हुआ अभी, उसको स्पेन ने जीता। और पिछली बार जो पुरुषों का हुआ था उसको भी स्पेन ने ही जीता था। तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नाम मैं आपको बताऊंगा। स्पेन की वुमेन्स फुटबॉल टीम की एक प्लेयर है, एटाना बोनमार्टे इनका नाम है। आपने जरूर सुना होगा इनका नाम, क्योंकि अभी 2023 के लिए बेस्ट फीफा वुमेन फुटबॉल प्लेयर इनको चुना गया था। और 2023 में महिलाओं का बैलन डी'ओर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। अच्छा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले 1 साल में फुटबॉल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ना, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको याद होगा अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता था मैरी इयरप्स ने, इंग्लैंड की गोलकीपर है। बीबीसी मतलब हो गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन,
जिसके अभी हेड भी बने थे भारतीय मूल के समीर शाह। और यहीं पे बेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुना गया था मैनचेस्टर सिटी को। अभी 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो कि सऊदी अरब में हुआ था, इसको भी मैनचेस्टर सिटी ने ही जीता था। वहीं बैलन डॉर पुरस्कार की बात करेंगे तो पुरुषों में जीता था लियोनेल मेसी ने और महिलाओं में एटाना बोनमाटी ने। और 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो कि इंडोनेशिया में हुए थे, उसको जर्मनी ने जीता फ्रांस को हरा करके। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का जो 22वां संस्करण था जो कतर में हुआ था, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था लाइव, इसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को, और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। अब 2026 वाले ये कहाँ पे होंगे फीफा वर्ल्ड कप? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। बाकी 2023 का फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका मैस्कॉट तजूनी था, उसको स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। 2023 में जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ वो अर्जेंटीना में हुआ, उसको किसने जीता? उरुग्वे ने जीता, इटली को हराया था। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुए थे, इसको भारत ने जीता था, लेबनान को हराया था। उसके अलावा 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, इसको कर्नाटक ने जीता था, मेघालय को हराया था। और 100वां डुरंड कप, पहले तो यही याद रख लेना कि डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और इसका जो खेला गया था, कहाँ पे खेला गया था इसको? कोलकाता में। इसको मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। बाकी देखो फीफा की बात करते हैं, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ये। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, सबका संबंध फुटबॉल से है। अच्छा, एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चापचार कुट महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मिजोरम में। तो अभी 1 मार्च 2024 को मिजोरम में ये चापचार कुट महोत्सव मनाया गया। तो मिजो जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। चापचार कुट को वसंत उत्सव की तरह ही मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर झूम की खेती के पूरे होने के बाद मनाया जाता है। झूम खेती जिसे स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। क्या होती है झूम खेती? वैसे तो आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है, जंगल में बीच में कुछ हिस्सों में पेड़ों को काट दिया जाता है, जो भी अन्य वनस्पतियां होती है उन्हें काट करके उनको जला दिया जाता है। और फिर जो बीच में भूमि बचती है जो कि साफ कर दी गई होती है पेड़ों को काट करके, वहां पे वो खेती करते हैं। फिर कुछ समय तक वहीं पे खेती करते रहते हैं, फिर वापस आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहीं और हिस्से को पेड़ों को काटते हैं, वहां पे जगह बनाते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो अभी तो हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न था चापचार कुट महोत्सव से, जिसका उत्तर क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मिजोरम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट महोत्सव हमने और मनाया था। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट मिजोरम का यही है, चापचार कुट महोत्सव, लेकिन एक और है एंथूरियम महोत्सव, ये भी मिजोरम का है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट महोत्सव मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा जो अभी हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े हैं, लेकिन उससे पहले मिजोरम की बात कर लेते हैं। देखो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। अभी नए मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होंगे कौन? लाल दुहोमा। और गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। यहाँ पे आपको मरलेन नेशनल पार्क मिल जाएगा। चलो कुछ उत्सव महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे। तो अगर हम बात करते हैं लोसांग फेस्टिवल की, ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव ये समारोह जो हो गया ये ग्वालियर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। और गीता महोत्सव की बात करेंगे तो भारत में तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाते ही हैं। और अभी अंतर्राष्ट्रीय भी हम इसको मना रहे हैं। तो 2024 में हमने इसको कहाँ पे मनाया? श्रीलंका में मनाया, ये आप जरूर याद रखना। क्या था? जल्लीकट्टू फेस्टिवल, आपको पता है तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है पोंगल के मौके पर। थाईपुसम त्योहार भी तमिलनाडु में होता है। आदि पेरक्कू त्योहार हो गया, ये सब तमिलनाडु के हैं। वहीं कंबाला, ये कंबाला कहाँ का है? जैसे जल्लीकट्टू में क्या होता है, जो बैल होता है उसको कंट्रोल करना होता है, और कंबाला में क्या होता है, भैंसों की दौड़ होती है, तो ये कर्नाटक का है। मकर विलक्कू उत्सव ये मनाया जाता है केरल में, जहाँ पे सबरीमाला का मंदिर भी लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। ऊंट फेस्टिवल की बात करोगे तो ये बीकानेर का है, जबकि मरु फेस्टिवल भी साथ में याद रखो, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। और ये सारे उत्सव महोत्सव में आपको वही करवा रहा हूं जो भी बिल्कुल लेटेस्ट हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में स्वेलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। तो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी कौन है, पहले तो ये जानो। तो ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है और केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ये उनकी धर्मपत्नी है। और अभी इन्होंने ही ये अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन। तो इस बुक में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में मतलब इस बुक में लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये पहले मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ 10 बुकें भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑप्शन में श्रीधरन पिल्लई का नाम आ गया, गोवा के गवर्नर है। अभी इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से। एस डी मुनि हमने पढ़ा, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी इन्होंने। और अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ मम्मलापुरम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। अब जैसा कि मैंने कहा कुछ बुक्स मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा, तो देखो जरा। और ये सारी बुक्स ही मैं आपको 2024 वाली ही रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी संस्कृति के आयाम नाम से बुक लिखी थी मनोरम मिश्रा ने। मनोज मुकुंद नरवाड़े, ये हमारे पूर्व आर्मी चीफ है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से, इंपॉर्टेंट है। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम। चारों निवेदिता तमिल लेखिका है, कन्वर्जेशंस विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लिखी थी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक, इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बोरफुकम नाम से बुक लिखी, इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी थी संजीव जोशी ने। तो ये अभी इतनी ही बुक्स है, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और इस बार की थीम की अगर बात करेंगे तो वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। वैसे थोड़ी बड़ी थीम है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो आपका काम हो जाएगा। बाकी देखो, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आंसर करना आलिया मीर को, कश्मीर की है ये। अभी राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया था? 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। आपको याद होगा अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था। और ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है देखो। तो अभी तक मार्च में हमने कौन कौन से दिवस मनाए? तो 2 डे मनाए थे, वो भी 1 मार्च को ही। एक तो शून्य भेदभाव दिवस यानी कि 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, और एक विश्व समुद्री घास दिवस। ये दोनों 1 मार्च को मनाए थे, तो ये आप ध्यान में रखना। और अब आगे जैसे जैसे डे आते जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं स्टार्टिंग से 1 मार्च से आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। बार बार इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि ये सारे डेज आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। बस कंटिन्यू आपको बने रहना है क्रिक एग्जाम के साथ, फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस प्लांट को बनाने में लागत आई है 9.47 करोड़ रुपीस। तो ध्यान रखना, ये सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर है? झारखंड में आपको मिलेगा। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मैं झारखंड के स्टैटिक आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 पॉइंट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है एग्जाम में। जैसे कि पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो यूरिया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये भी तो प्रश्न बन सकता है, इसे बनाया किसने था? ये जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब में बना, इसे बनाया किसने था? फ्रेडरिक वॉलर ने, जर्मन वैज्ञानिक था, 1828 में बनाया था। अच्छा, पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहां पे लगा? कलोल, गुजरात में। और यूरिया गोल्ड आपने सुना होगा, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है ये। इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था राजस्थान के सीकर से। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो, इसकी कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। और अभी 2024 में हम लोगों ने पढ़ा था कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु होती है उसको 60 बरस से घटा के 50 बरस कर दिया था। यहाँ पे अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू हुआ था, एक अबुआ आवास योजना शुरू हुई थी,
सरहुल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। श्रावणी मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। झारखंड में ही प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट ये आपको झारखंड में मिलेगा। यूएसएसआर की सहायता से स्थापित हुआ था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये भी बता दिया मैंने आपको, ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बनकर तैयार हुआ रांची में। झरनी योजना पोर्टल यहाँ पे शुरू हुई थी। और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क मिल जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसको कहाँ से शुरू किया गया था? तो रांची झारखंड से ही 23 सितंबर 2018 को, जिसमें आपको पता है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। झारखंड का एक जामताड़ा जिला है, देश का पहला जिला बना था ये जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहते हैं, जबकि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रांची झारखंड में। तो झारखंड से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया? तो आंसर होगा रावी। तो भारत ने आखिरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया। अच्छा, मैं आगे कुछ और पॉइंट्स में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पे हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते, लेकिन रावी, सतलज और ब्यास को हम रोक सकते हैं, इस पे हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन रावी नदी का पानी अभी तक पाकिस्तान को क्यों जा रहा था, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। अगर ऐसी बात है तो एक्चुअली में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज यानी कि शाहपुर कंडी डैम बनना था, पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में विवाद हो रहा था, उस कारण से ये डैम नहीं बन पाया और उसी कारण से पाकिस्तान में पानी जाता रहा। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच में सुलह कराई, समझौता करवाया और फिर बांध बनना स्टार्ट हुआ और अब फाइनली बांध बन गया है। तो अब तक जो पानी, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान को जा रहा था, अब हम लोग करेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब और कुछ का राजस्थान भी इसका उपयोग करेगा। तो मतलब ये वही वाली बात हो गई, जब घर के दो सदस्य आपस में लड़ते हैं तो फायदा कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति उठा ले जाता है। तो अभी तक जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब ये लड़ रहे थे, इनके बीच में विवाद था, तो रावी नदी के पानी का फायदा कौन उठा रहा था? पाकिस्तान उठा रहा था। खैर, अभी ये आपको ध्यान में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो रावी नदी की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इसका नाम परुषणी हुआ करता था। लाहौर नदी भी इसे कहते हैं और अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा ये बनाती है। किस की ये सहायक नदी है? तो सिंधु की ये सहायक नदी है। और इसका उद्गम की बात करेंगे तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम स्थल है। दर्रा मतलब माउंटेन पास। अब पाकिस्तान से 2-3 प्रश्न आप ध्यान में रखना। पहले तो आप ये देखो, पाकिस्तान कैपिटल इसकी क्या है? इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और अभी प्रधानमंत्री जो कि बिल्कुल नए बने थे, शहबाज शरीफ, जो कि बिल्कुल नहीं है शरीफ। प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, ये भी नए बने। यहाँ पे अभी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि यहाँ का पंजाब प्रांत है, उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की पहली महिला बनने वाली, मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है ये, लेकिन किस प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में। नाम है मरियम नवाज। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, यहाँ के क्रिकेट प्लेयर का नाम भी ध्यान में रखना। अभी लेटेस्ट 2024 में हमने पढ़ा था बाबर आजम का नाम। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे ये 271 पारियों में। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा चांदीपुर में। तो वशोराद ये क्या है? तो ये एक अत्यधिक कम दूरी का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। वशोराद इसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज कितनी हो सकती है? हमने कहा ना, नाम में क्या है इसका? वेरी शॉर्ट रेंज, तो बहुत कम रेंज है इसकी। मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर की है। लेकिन कम रेंज समझ के इसको हल्के में मत लेना। वो कितना छोटा बच्चा समझ के मुझको ना आंख दिखाना, अरे, तो इसको छोटी रेंज समझ के हल्के में मत लेना। ये दुश्मन के विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को बहुत कम दूरी पर नष्ट करने के लिए तैयार की गई है। और अगर स्पीड आप पूछोगे तो इसकी स्पीड 1.5 मैक है।
मैक मैंने आपको बताया कई बार, साउंड की जो स्पीड होती है उसको हम 1 मैक कहते हैं। तो ये 1.5 मैक है, तो आप कह सकते हो साउंड की स्पीड का ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछोगे तो लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। देखो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने की मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा 75,021 करोड़ रुपए। आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो इसमें 75,021 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसकी अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो मतलब अब आप अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगा पाओगे और सरकार उस पर सब्सिडी भी देगा। कितनी? तो मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिल सकेगी। आप अपने घरों पे 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकोगे। तो ये आप ध्यान में रखना। कितने रुपए मंजूर किए गए इस योजना के लिए? 75,021 करोड़ रुपए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो आंसर होगा पेरू में। तो पेरू ये साउथ अमेरिकी कंट्री है और अभी इसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि डेंगू बुखार के मामले यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अभी 2024 में 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी कारण से अभी पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये रहा पेरू, ये एक साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल लीमा होती है, करेंसी है सोल, प्रेसिडेंट है डीना बोलुआर्टे। और आपने एक झील के बारे में जरूर सुना होगा, टिटिकाका झील। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है, या यूं कहूं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये आपको बोलीविया और पेरू के बीच में मिलेगी। ये झील दोनों देशों में स्थित है, आप यूं कह दो। अच्छा, यहाँ पे हमने डेंगू की बात करी ना, तो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टिस मच्छर के काटने से। और एक नेशनल डेंगू डे भी होता है, वो कब होता है? 16 मई को। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मलेरिया में आपसे पूछूं तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसमें जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है उसके कारण मुख्य रूप। और वैसे मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को होता है और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 है। और आप जानते हो हमारे सेशन की यही खास बात है, प्रश्न कैसा भी हो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे खोल करके मैं आपको बता देता हूं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना करके अपलोड करता हूं क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल डिटेल्ड में पीडीएफ मिलेगी आपको और भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ऐसा नहीं है फ्री वाली कुछ अलग होगी और पेड कर देंगे जो डिटेल्ड होती है उसको, नहीं। जो हमारी बेस्ट वाली डिटेल्ड पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। सब उसका सब्सक्रिप्शन या कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिलता है, तो उसका फायदा आप जरूर उठाएं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप फायदा उठाएं उस चीज का। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर आपसे पूछा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी को, जो कि ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है, मतलब इनको एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया। फिर आपसे पूछा शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया 1 मार्च को। फिर पूछा अभी संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया अनुराग अग्रवाल को। फिर पूछा अभी खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी। फिर पूछा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? बीजिंग चाइना में। और फिर पूछा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। फिर पूछा 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। फिर पूछा भी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बायन मुलरोने का निधन हो गया? तो कनाडा। और आखिरी प्रश्न था किस भारतीय कंपनी ने पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की? तो रिलायंस ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, तो आंसर होगा हैदराबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।